चलिए भाई, तो डिफ्यूजन की बात की थी हमने पिछले क्लास में। व्हाट इज डिफ्यूजन, पता है किसी को? पिछली क्लास में बताया था हमने, हाँ। ओके, कौन सा मूवमेंट करते हैं पार्टिकल्स? नहीं नहीं, जो मूवमेंट करते हैं उस मूवमेंट को एक स्पेसिफिक नाम दिया था हम लोगों ने, ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन की वजह से जब पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं और आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, पार्टिकल्स की मूवमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि पार्टिकल्स का मूवमेंट डिपेंड करता है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना स्पेस है। जैसे हमने देखा था कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स थे या पार्टिकल्स थे वो बहुत ज्यादा क्लोज थे, बहुत टाइटली पैक्ड थे, तो जगह ही कम है। तो इस क्लासरूम में अगर हम 400 बच्चों को या 100 बच्चों को भर दें सॉलिड की तरह, एकदम क्लोज आ जाएंगे पार्टिकल्स, और कहेंगे दौड़ो, तो क्या आप दौड़ पाएंगे? नहीं दौड़ पाएंगे। आपका मूवमेंट क्या होगा? बहुत ही स्लो होगा। पार्टिकल्स पास पास है तो मूवमेंट स्लो हो रहा है, यानी डिफ्यूजन भी क्या होगा हमारा? स्लो होगा। लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर थे तो मूवमेंट थोड़ा सा फास्ट हो गया, तो डिफ्यूजन भी क्या हो गया? फास्टर हो गया। गैसेस के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर थे, है ना, तो उनके में मूवमेंट और ज्यादा फास्ट होगा, तो डिफ्यूजन क्या होगा? सबसे ज्यादा तेज हमारा गैसेस में होगा। ये पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे हम। तो ये जो हम लोग डिफ्यूजन फास्टर और स्लोअर की बात कर रहे हैं, इसको हम लोग टेक्निकल टर्म में अगर बात करें, जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसपे बेस्ड कि ऐसा क्यों होता है कि गैसेस का डिफ्यूजन ज्यादा तेज होता है, लिक्विड का डिफ्यूजन जो होता है वो धीरे होता है। ठीक है। तो इसके पीछे का जो कारण है वो है काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल जो होता है, इसकी वजह से उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को अगर हम ध्यान से पढ़े तो हम क्या देखेंगे? जितनी ज्यादा वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा। गैसेस में पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत फास्ट था, यानी उनकी वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, यानी उनके पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, जिसकी वजह से उनके केस में जो डिफ्यूजन था वो बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा था। ठीक। मोशन जो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन करते हैं। एक और चीज, जब पहली बार हमने डिफ्यूजन के बारे में बात किया, कहां से हमें डिफ्यूजन के बारे में पता चला कि डिफ्यूजन क्या होता है, पार्टिकल्स का मूवमेंट कैसे होता है? कहीं ना कहीं तो हमने इसे एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया होगा। तो हमारा पहला ऑब्जर्वेशन था पॉलिन ग्रेन्स के ऊपर। पॉलिन ग्रेन्स जानते हैं? जो फ्लावर्स होते हैं ना, फ्लावर्स के ऊपर जो सीड्स के जैसे छोटे छोटे होते हैं, पॉलिन ग्रेन्स कहते हैं। हिबिस्कस यानी गुड़हल का फूल, या फिर रोज, उसके ऊपर आपको आराम से मिल जाएंगे पॉलिन ग्रेन्स। उन पॉलिन ग्रेन्स को आप ना वाटर सरफेस के ऊपर डाल दीजिए, आप क्या देखेंगे कि वो उसके ऊपर फ्लोट करते रहेंगे, और कहीं भी वो कांस्टेंट नहीं रहेंगे, हमेशा वो क्या करते रहेंगे? मूवमेंट करते रहेंगे धीरे धीरे। किसी फिक्स डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगा, है ना, किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी हो सकता है। हम रैंडम मूवमेंट या स्पेसिफिकली ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तो सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया था पॉलिन ग्रेन्स पे। हमने ये भी देखा कि जैसे जैसे हम वाटर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, यानी वाटर को हीट करेंगे, तो जो पॉलिन ग्रेन्स है ना उनका मूवमेंट फास्ट होने लगा। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिफ्यूजन जो है ना वो फास्टर होगा जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो जो डिफ्यूजन होगा वो स्लो होगा। हम, ठीक है, क्यों होता है ऐसा? हम जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डिफ्यूजन फास्ट क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल्स का मूवमेंट तेज हो जाता है। भाई एक बात बताओ, सॉलिड है, उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, मूवमेंट फास्ट होगा। तो टेम्परेचर जब हम बढ़ा रहे हैं ना किसी सब्सटेंस का, ठीक है, तो जो पार्टिकल्स उसके अंदर, हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका मूवमेंट और फास्ट होगा, जो जितना फास्ट मूवमेंट होगा उतना तेजी से हमारा क्या होगा? डिफ्यूजन होगा और मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। बात समझ में आ गई क्या? कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें? ये बहुत बढ़िया से मैं आपको एग्जांपल देता हूं। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डिफ्यूजन फास्ट होगा और डिक्रीज करने पे डिफ्यूजन स्लो होगा। कभी ऐसा हो कि आप स्कूल से या कहीं बाहर से घूम फिर के घर पे आए और बहुत जोर से भूख लगी हो, घर पे गर्मा गर्म कुछ बढ़िया सा खाना बन रहा हो, अभी जस्ट मम्मी बना ही रही हो गैस पे तवे वगैरह, तो आपको वो स्मेल जो है ना वो घर के बाहर से आ जाती है ना, कि आज ये बन रहा है ना, घर के बाहर से वो स्मेल आ जाती है। कभी कभी हम घर जाते हैं, किसी का और के घर पे बन रहा होता है, बस रास्ते में से वो स्मेल आ जाती है। खाना गर्म है, टेम्परेचर ज्यादा है,
तो मूवमेंट बहुत फास्ट हो रहा है पार्टिकल का, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो स्मेल बहुत दूर तक चली जा रही है ना। वही आलू का पराठा सुबह का बना हो, दोपहर में शाम को घर खाने आए तो ऐसे लगा के हमें स्मेल करना पड़ेगा, तब कहीं जाके फ्रेग्रेंस आएगा। क्यों? टेम्परेचर कम है, डिफ्यूजन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाए। बात समझ में आ गई क्या? डिफ्यूजन का कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी के लिए? कोई कंफ्यूजन डिफ्यूजन में? देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डिफ्यूजन की बात की जा रही है, यानी हमारा जो डिफ्यूजन है वो हम कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए, कह रहा है when a crystal of potassium permanganate is placed in a beaker of water, the water slowly turns purple on its own even without stirring। पोटेशियम परमैग्नेट जो होता है ना, एक कंपाउंड होता है जो हम लोग केमिस्ट्री लैब में यूज करते हैं। जैसे आपका इंक होता है ना, सॉलिड इंक जो क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है, वैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट के छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। जैसे हम उसे पानी में डालेंगे वाटर में ना, उसका कलर पर्पल हो जाता है, वो पर्पल कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। तो जब उस सॉलिड को जब हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा? धीरे 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 पूरा वाटर पर्पल कलर में चेंज होने लगेगा, क्योंकि डिफ्यूजन की वजह से वो जो है हमने जो पोटेशियम परमैंगनेट डाला था वो उसके अंदर डिसॉल्व होने लगेगा और सारे पार्टिकल्स मिक्स होकर पूरा कलर को पर्पल करते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे डिफ्यूजन के एग्जांपल्स के रूप में आपको बताया गया पोटेशियम पर मैग्नेट के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ गैसेस के मिक्सिंग की बात की गई, जैसे हमने अगरबत्ती वाला आप लोगों से पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि अगर इस रूम के इस कॉर्नर में हम अगरबत्ती जला दें, दूसरे कॉर्नर में आपको 10 से 20 सेकंड के अंदर स्मेल चली जाए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, मूवमेंट फास्ट हो रहा है, तो डिफ्यूजन बहुत ही ज्यादा तेज होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस को, क्योंकि हमने इन टॉपिक्स को पढ़ रखा है, तब मैंने इन क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड किया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑन कन्वर्टिंग 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस एंड 66 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेम्परेचर विल बी। फटाफट सॉल्व करो भाई, कॉपी पेन है ना, क्वेश्चन देखना, देखते ही स्टार्ट हो जाइए। ठीक है, क्या कह रहा है? ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया गया है और हमें क्या करना है? इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। ठीक है भाई, चलिए केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए? डिग्री सेल्सियस को 273 क्या करेंगे? ऐड करेंगे, क्योंकि सी से के की तरफ जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है ना। तो भाई देखो 25 में 273 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? हम तुम्हारा 298 हो जाएगा। ठीक है, 38 में 273 ऐड करोगे कितना हो जाएगा भाई? 311 हो जाएगा। 311 यहीं पे है। ठीक है, 66 में 273 ऐड करेंगे तो तब तो 339 होना चाहिए, है ना। 339 हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल सीक्वेंस में हमारा जो है ये वाला चल रहा है। ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है? द zigzag movement of small particles suspended in a liquid is called ब्राउनियन मोशन, है ना। वो डिफ्यूजन वाला zigzag मूवमेंट जो था, क्या कहेंगे हम उसे? ब्राउनियन मोशन कहेंगे। ठीक है भाई, अगला क्या कह रहा है? देखो, ब्राउनियन मोशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन, कहां ऑब्जर्व किया था हमने? पॉलन ग्रेन्स में हमने ब्राउनियन मोशन को ऑब्जर्व किया था। तो यही छोटी चीजें थी, छोटी छोटी चीजें जो कल की क्लास में छूट गई थी कि कब हमने कहां से डिफ्यूजन का जो है पाया। ठीक है, क्या कह रहा है? स्पीड ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की स्पीड के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, हमें स्टेटमेंट को देखना और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला क्या कह रहा है? इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। दूसरा कह रहा है इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, नन ऑफ इट। तो हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मूवमेंट फास्ट होगा, डिफ्यूजन तेज होगा। तो पार्टिकल्स का जो स्पीड है वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? चलिए अब आ जाते हैं मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में। इसमें हमने डिस्कस किया हुआ था कि मैटर को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, दो अलग अलग फॉर्मेट्स में क्लासिफाई करते हैं। थोड़ा सा एडवांस क्लासिफिकेशन है, तो देख लेंगे। ये क्लासिफिकेशन जो है ना हमारे अगले चैप्टर में भी काम आएगा। इस मैटर अराउंड द प्योर जब हम पढ़ेंगे तो उस वाले में ना ये केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अभी इस चैप्टर में हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो फिजिकल बेसिस पे हमने तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वैसे स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पांच होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, ये पांच स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। बाकी दोनों को हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम इन तीन स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें। केमिकली अगर हम उन्हें डिवाइड करना चाहें तो हम क्या करते हैं? दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, प्योर और इम्प्योर, या फिर इम्प्योर को ही हम लोग मिक्सचर भी कह देते हैं। ठीक है, इम्प्योर को ही क्या कह देते हैं हम लोग?
मिक्सचर कह देते हैं। फिर मिक्सचर हमारा फर्दर डिवाइड हो रहा है, सॉल्यूशन, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, फिर इधर हमारा एलिमेंट्स कंपाउंड, फिर एलिमेंट्स मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स में डिवाइड होगा। तो ये वाला कंपोजिशन जो है ना वो हमें अगले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, इज मैटर अराउंड द स्प्योर में। इस वाले कंपोजिशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस वाला। तो स्टेट्स ऑफ मैटर की बात हमने, ये चीज हमने कल डिस्कस की थी, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं एक मैनर्ड वे में अगर ये अरेंज है तो। अच्छा, सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोज तो हैं, लेकिन अरेंजमेंट ना दो तरीके की होती है, वो भी थोड़ा सा समझ लो, यहीं पे बता दे रहा हूं मैं आपको। क्या कह रहा है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स है ना उनको दो तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है। देखो, एक अरेंजमेंट मैं ये करता हूं कि ये पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज्ड हैं और एकदम मैनर्ड वे में ये एक दूसरे के साथ अरेंज्ड, ठीक है ना। एक अरेंजमेंट तो हमारा ये हो सकता है। दूसरा अरेंजमेंट जो है वो हमारा ये हो सकता है कि कोई खास इनका मैनर्ड वे वाला अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है तो क्लोज्ड एकदम टाइटली पैक, लेकिन एक मैनर्ड वे में अरेंज नहीं है। तो अगर ये मैनर्ड वे में अरेंज नहीं है तो इन्हें तो हम सिंपली सॉलिड कह सकते हैं। ऐसे सॉलिड जिनके पार्टिकल्स एकदम मैनर्ड वे में अरेंज हो उसे हम क्रिस्टल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऐसे सॉलिड्स को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं, ठीक। तो अगर कभी क्रिस्टल के बारे में पूछा जाए तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, इन प्रॉपर्टीज को हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, देख लेते हैं इसमें से कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो हमने पिछली क्लास में नहीं डिस्कस की हो। इंटरमोलिकुलर फोर्स, डेफिनिट शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हमने नहीं डिस्कस किया था पिछली क्लास में, ठीक है। तो सॉलिड का हाई होगा, सबसे ज्यादा होगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड का कम होगा, और गैसेस जो होते हैं वो तो वैसे ही गैसेस स्टेट में होते हैं पहले ही, ठीक है। बाकी चीजें हमने डिस्कस की थी, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता, लिक्विड और गैसेस दोनों फ्लो कर सकते हैं। सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, लिक्विड को थोड़ा सा कंप्रेस किया जा सकता है, और गैसेस को बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के बारे में एक छोटा सा पॉइंट मेंशन किया गया है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी आती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और ये दो चीजों पे डिपेंड करती है, मास और वेलोसिटी। दोनों में से अगर कुछ भी बढ़ेगा तो हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हमारी गैसेस में होती है, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, तो उनका जो मूवमेंट होता है ना वो फास्टर होता है, यानी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, और वेलोसिटी ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से गैसेस अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर सकते हैं। कल हमने बात किया था कि सिर्फ गैसेस ही हैं जो अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल करते हैं, सॉलिड और लिक्विड कंप्लीटली नहीं फिल कर पाते, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। गैसेस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, और इसी वजह से वो अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर पाते हैं। यहां पे देखिए वही चीजें यहां पे आपको मेंशन की गई। एक क्वेश्चन और आ रहा है, कह रहा है द प्रॉपर्टी टू फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड्स। फ्लूइड्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो फ्लो कर सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक वो बह सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फ्लूइड के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है। ओनली गैसेस बिहेव लाइक फ्लूइड, सिर्फ गैसेस फ्लूइड की तरह बिहेव करते हैं, गैसेस और सॉलिड फ्लूइड की तरह बिहेव करते हैं, गैसेस और लिक्विड फ्लूइड की तरह बिहेव करते हैं, सिर्फ लिक्विड फ्लूइड की तरह बिहेव करते हैं। गैसेज एंड सॉलिड दोनों भी एक जगह से दूसरी जगह तक बह सकते हैं, दोनों फ्लूइड में आते हैं ना हमारे। तो गैसेज एंड सॉलिड दोनों जो है वो हमारे, सॉरी, गैसेज एंड लिक्विड दोनों जो है वो हमारे फ्लूइड की तरह बिहेव कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आ रहा है आपका, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, इन्हें अरेंज करना है। कौन सा होगा, सी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना ज्यादा है। सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, इसलिए सबसे ज्यादा क्लोजर होंगे पार्टिकल्स हमारे, तो सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसके बाद लिक्विड में होगा, और उसके बाद हमारा कहां होगा, गैसेस में। टेम्परेचर, आखिरी टॉपिक जो हम लोगों ने कल पढ़ा था वो यही था हमारा, टेम्परेचर और कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के बारे में हमने डिस्कस किया। टेम्परेचर होता क्या है, व्हाट इज टेम्परेचर। एनर्जी का टाइप है, नहीं, एनर्जी के टाइप को तो हम हीट कहेंगे ना, हीट एक एनर्जी, टेम्परेचर को हम एनर्जी थोड़ी कहते हैं। टेम्परेचर इज मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस,
कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इसका जो हम मेजरमेंट करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। और टेम्परेचर के 3 यूनिट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। और इन तीनों के कन्वर्जन के बारे में हमने आपको पिछली क्लास में बताया, तो उसको हम लोग जो है यहाँ पे दोबारा रिपीट करने वाले नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने टेम्परेचर को बहुत छोटे में कंटेंट में यहाँ पे डिस्कस रखा। स्टार्ट करेंगे अब यहां से, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ये नया टॉपिक होगा जो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमने मैटर क्या होता है जान लिया, स्टेट ऑफ मैटर जान लिया। अब हम ये जानेंगे कि हम मैटर के स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, तो मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए ना हमारे पास दो तरीके हैं। यहां पे आप देख सकते हैं लिखा गया है दैट वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर बदल के भी हम उसका स्टेट बदल सकते हैं, एंड बाय चेंजिंग द प्रेशर। प्रेशर बदल के भी हम मैटर का स्टेट बदल सकते हैं। टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर, ये दोनों चीजों की मदद से हम मैटर का स्टेट बदल सकते हैं। पहले बात करेंगे किसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, तो मैटर का स्टेट हम लोग टेम्परेचर की मदद से कैसे बदल सकते हैं, उसको जरा यहां पे मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल की मदद से डिस्कस करूंगा। आई होप कि इस एग्जांपल के हेल्प से जो मैं डिस्कस करूंगा तो आपको ये सारी चीजें बिल्कुल याद हो जाएंगी बिना रटे, कि मेल्टिंग क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है। वो सारी चीजों को हम एक सिंगल एग्जांपल में कंसीडर करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं सॉलिड, ठीक है, तो आप समझना क्या, आइस। ठीक है, मैं अगर आपसे कहूं सॉलिड तो आप समझना आइस। लिक्विड का मतलब क्या हो जाएगा फिर, वाटर। और गैसेस का मतलब क्या हो जाएगा फिर, वेपर या वाटर वेपर। ठीक है, बस इतना ही करना है, बाकी कहानी अपने आप हमारी जो है वो पूरी हो जाएगी। ठीक, चलिए देखते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्या, इंक्रीज कर रहे हैं हम टेम्परेचर। ठीक है, तो हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया भाई, इंक्रीज किया तो सॉलिड बदल गया किसमें, लिक्विड में, या फिर ये बदल गया किसमें, वाटर में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं भाई, देखो इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया, जिसको याद है अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है उसके लिए। ये क्या है, आइस। किसमें बदल रहा है, बर्फ। क्या हो रहा है भाई, पिघल रहा है। पानी में बदलता है, हम क्या कहते हैं, पिघल रहा है। पिघलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेल्ट होना। तो प्रोसेस तुम्हारा क्या कहा जाएगा, मेल्टिंग कहा जाएगा। कोई कंफ्यूजन, बात समझ में आई क्या। प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग। सॉलिड को लिक्विड में बदलना, टेम्परेचर को इंक्रीज करके, इस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, मेल्टिंग कह देंगे। समझ में आ गया क्या मेल्टिंग क्या होता है, रटने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं, सीधा कहोगे बर्फ पिघल रही है भाई, पिघलने को इंग्लिश में मेल्ट कहते हैं, तो प्रोसेस हो गया हमारा मेल्ट। हमने टेम्परेचर और बढ़ा दिया, किसमें बदल गया भाई, क्या हो रहा है, पानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। बॉयल हो रहा है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, बॉइलिंग। या फिर किस स्टेट में जा रहा है, वेपर में बदल रहा है, तो इसको एक और नाम हम दे सकते हैं, वेपराइजेशन। बात समझ में आ गई क्या। ठीक है, बॉयल हो रहा है बॉइलिंग कह दे, या फिर वेपर में बदल रहा है तो वेपराइजेशन कह। क्लियर, कोई कंफ्यूजन। तो अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉलिड लिक्विड में बदलेगा, और बढ़ाया तो लिक्विड गैस में बदलेगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं डिक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से हम स्टेट ऑफ मैटर कैसे बदल सकते हैं। अच्छा, जब सॉलिड लिक्विड में बदलता है और लिक्विड गैस में बदलता है, तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है अंदर, वो जो हमने पार्टिकल्स को लेके बात किया था, एग्जैक्टली क्या अंदर हो रहा है। तो अंदर ये हो रहा है कि जब हम इसको हीट कर रहे हैं ना, तो इसके पार्टिकल्स दूर दूर हो रहे हैं। सॉलिड लिक्विड के दूर होते हैं ना, तो पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, दूर दूर हो रहे हैं, और उनका मूवमेंट थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, तो लिक्विड में बदल गया। और टेम्परेचर बढ़ाया तो और दूर दूर हो गए, पार्टिकल्स और फार अवे हो गए, और उनकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गई, तो वो किसमें चेंज हो गए, फिर हमारे गैसेस स्टेट में बदल गए।
ठीक। अभी कह रहा है कि अगर हम टेम्परेचर को क्या कर लें भाई, डिक्रीज कर लेते हैं टेम्परेचर को। ठीक। अभी टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, तो अब हम बात करेंगे कहां से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे वाटर वेपर से। हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। वाटर वेपर यानी हम इधर किसको लेके चल रहे हैं, गैस को लेके चल रहे हैं। भाई टेम्परेचर डिक्रीज किया, गैस किस में चेंज हो गया, लिक्विड में या फिर वाटर में। ठीक है। किसी चीज को जो ठंडा करने का प्रोसेस होता है ना, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंस का मतलब होता है ठंडा करना। कंडेंस वर्ड जो होता है ना, उसका मतलब क्या होता है, ठंडा करना। ठीक है। तो किसी चीज को जब हम ठंडा कर रहे हैं और गैस स्टेट से किस में बदल रहे हैं, लिक्विड स्टेट में बदल रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। लिक्विड में बदल रहा है तो एक और नाम दे सकते हैं इसको, हम क्या कह सकते हैं, लिक्विफिकेशन। ठीक है भाई। हाँ, नहीं, अभी आएंगे उधर। ठीक है। तो क्या कहा कि अगर हमने वाटर को कूल किया, वाटर वेपर को, या फिर हम गैस को लेके चल रहे हैं यहां पे अभी, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर में गैस लिक्विड सॉलिड बात है, तो गैस को जब हम ठंडा करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, तो पार्टिकल्स क्लोज आते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स क्लोज आते हैं और वो गैस स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इसको हम लिक्विफिकेशन कह देंगे या फिर कंडेंसेशन कह देंगे। ठीक। और टेम्परेचर डिक्रीज किया, और टेम्परेचर डिक्रीज किया, तो ये किस में बदल गया भाई, सॉलिड में बदल गया, या फिर यूं कह लें कि आइस में बदल गया। ठीक है, सॉलिड में बदल रहा है, तो इसे एक हम नाम दे देंगे सॉलिडिफिकेशन। और दूसरा, वाटर को अगर बर्फ बनाना हो तो किधर रखते हैं, रेफ्रिजरेटर के ऊपर वाले पोर्शन में रखते हैं, जिसे हम फ्रीजर कहते हैं। नीचे वाले में नहीं रखता ना, ऊपर वाले में। तो प्रोसेस क्या हो जाएगा हमारा, फ्रीजिंग। ठीक है। तो ये सॉलिड वाला जो होता है ना, इसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है। तो जब हमने लिक्विड का टेम्परेचर और कम किया, तो ये इसके पार्टिकल्स और क्लोजर आ गए। ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, और इस प्रोसेस को हमने कह दिया फ्रीजिंग। क्लियर हुआ, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। क्लियर। एक और चीज आता है इसी में, आगे इसी में, चलिए आगे है हमारा, तो हम आगे चलेंगे तभी देख लेंगे, सब्लिमेशन, है ना। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए यहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड के बारे में बात किया है, मेल्टिंग, मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड लिक्विड स्टेट में बदलना स्टार्ट हो जाए, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे हमारा जो आइस है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। उससे कम टेम्परेचर पे वो कभी भी लिक्विड में नहीं बदल सकता, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड में बदल सकता। ठीक है। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ, 0। ठीक है। वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे जाने के बाद लिक्विड वेपर में बदलना स्टार्ट हो जाए या बॉयल होने लगे, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। किसी भी प्योर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, लेकिन हम उसको चेंज कर सकते हैं उसमें कुछ मिला के। जैसे हमने कहा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हमने वाटर में ढेर सारा सॉल्ट मिला दिया और उसे बॉईल करना स्टार्ट किया, तो आप देखेंगे कि वो टेम्परेचर थर्मामीटर से मेजर करने पे 100 के ऊपर तक चला जाएगा। या फिर अगर आप उसे फ्रीज करके आइस बनाने की कोशिश करेंगे, तब भी आप देखेंगे कि 0 डिग्री क्या -1 डिग्री टेम्परेचर चला गया और वो अभी आइस में बदला ही नहीं, क्योंकि हमने उसमें इम्प्योरिटी मिला। तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन प्योर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सभी चीजें क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, फिक्स होती है। ठीक है। तो लिक्विड टू गैस, बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात की गई। फिर गैस टू लिक्विड जो हमने कहा था, कंडेंसेशन या फिर लिक्विफिकेशन, और फ्रीजिंग, फ्रीजिंग पॉइंट। दूसरा कह रहे हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर विद द हेल्प ऑफ प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर जो है ना, ये दोनों एकदम से क्या है, भाई बहन, ब्रदर सिस्टर वाला रिलेशनशिप होता है इनका। कैसे होता है, घर पे अगर मैच चल रहा हो तो भाई बोलेगा मुझे मैच देखना है, बहन बोलेगी मुझे बिग बॉस देखना है। थोड़ा अपोजिट चलते हैं ना।
तो टेम्परेचर और प्रेशर भी क्या करते हैं, ये दोनों भी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट चलते हैं। हमने क्या देखा था कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड लिक्विड में बदलेगा और लिक्विड किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। लेकिन यही अगर हम प्रेशर के साथ करें और हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो ये उल्टा काम करेगा। ये क्या करेगा, गैस को लिक्विड में बदलेगा और इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड किस में बदल जाएगा, सॉलिड में बदल जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना भाई कि ये हमारा गैस है, हमने इस पे प्रेशर लगाया, जब प्रेशर लगाया तो ये पार्टिकल्स पास पास आएंगे और जब एक दूसरे के पास आएंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और प्रेशर लगाएंगे और पास आएंगे सॉलिड में कन्वर्ट हो सकते हैं। हमारे घर पे जो गैस हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो गैस गैस लास्ट में हम बोल भी रहे हैं, हम क्या करते हैं उसे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से सिलेंडर के अंदर भरते हैं जिसकी वजह से वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। हम कह भी तो रहे लिक्विफाइड यानी लिक्विड में बदला हुआ पेट्रोलियम से मिलने वाला गैस, यही है हमारा एलपीजी। तो हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर से उसको सिलेंडर में फिल करते हैं जिसकी वजह से वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाते हैं। तो प्रेशर ठीक उल्टा काम करेगा। यही अगर हम प्रेशर डिक्रीज करें, अभी तो इंक्रीज की बात की, अगर हम मान लो कि प्रेशर क्या करें, डिक्रीज करें, कम करें, उल्टा चलेगा। सॉलिड लिक्विड में बदलेगा और कम करेंगे तो क्या होगा, लिक्विड गैस में बदल जाएगा। भाई एलपीजी का एग्जांपल ले लो, हमने क्या बताया कि सिलेंडर के अंदर जो हम गैस भरते हैं वो लिक्विड स्टेट में हो जाता है, लेकिन जब तुम उस नोजल को खोलते हो तो क्या बाहर लिक्विड आता है, बाहर तो गैस आ रहा है ना, क्योंकि सिलेंडर के अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो उसमें वो लिक्विड के फॉर्म में है। लेकिन जैसे ही वो सिलेंडर के बाहर आ रहा है, बाहर का प्रेशर कम है तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया, तुरंत गैस स्टेट में कन्वर्ट। ठीक है, तो टेम्परेचर याद रखेंगे, ठीक है, इसको उल्टा हम क्या कर देंगे, प्रेशर को पकड़ लेंगे कि भाई टेम्परेचर के ठीक उल्टा जो है वो हमारा प्रेशर चलता है। चलिए फिर से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रोमीन हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ -2 डिग्री सेल्सियस एंड अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 59 डिग्री सेल्सियस। Identify at what temperature will bromine has a definite volume but no definite shape। मतलब किस स्टेट में मांग रहा है ये ब्रोमीन को, वॉल्यूम चेंज ना हो लेकिन शेप बदल जाए। कौन सा स्टेट होता है, लिक्विड स्टेट। तो कौन से टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होगा भाई, इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, है ना। तो कौन सा टेम्परेचर आ जाएगा हमारा, देखो इधर 36 डिग्री सेल्सियस, है ना। 36 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उस पे क्या हो जाएगा हमारा, ये लिक्विड स्टेट में रहेगा। सीधा सीधा लिक्विड नहीं पूछा आपसे, घुमा दिया इसने कि फिक्स वॉल्यूम होना चाहिए और शेप नहीं फिक्स होना चाहिए। मतलब आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा स्टेट पूछ रहा है, तो लिक्विड स्टेट में पूछा जा रहा है। तो 36 डिग्री सेल्सियस जो है ना ही वो बॉइलिंग पॉइंट है और ना ही वो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है, तो वो क्या हो जाएगा उस स्टेट पे, लिक्विड स्टेट में रहेगा। ठीक, एक टेम्परेचर होता है हमारा एब्सोल्यूट जीरो, पता है किसी को क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एसआई यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की, केल्विन। तो जीरो केल्विन को हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। जीरो केल्विन में कितना डिग्री सेल्सियस होगा बताओ जरा फटाफट, तो है जीरो केल्विन में कितना डिग्री सेल्सियस होगा, -273 डिग्री सेल्सियस होगा। तो -273 डिग्री सेल्सियस या फिर जीरो केल्विन को हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए यहां पे है, क्या कह रहा है। सीमा visited a natural gas compressing unit and found that the gas can be liquefied under specific conditions of temperature and pressure। कह रहा है कि अगर हम एक स्पेसिफिक कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का मिला के अगर यूज करें तो हम गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। कह रहा है कि अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा हमारा जो है वो करेक्ट प्रोसेस। तो पहले ये बताओ कि गैस को लिक्विड में करने के लिए टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, लो टेम्परेचर होना चाहिए। प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, जहां पे मिल जाएगा हमें सी ऑप्शन है हमारा। ठीक है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। चलिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन की मदद से आप में से कोई बताएगा, इसे चार आपको ऑप्शंस दिए
कह रहा है स्टडी द ग्राफ बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये ग्राफ दिया गया, ग्राफ में इधर क्या दिखा रहा है, इधर दिखा रहा है आपका टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और इधर दिखाया जा रहा है आपको क्या, वॉल्यूम। ठीक है, ये ग्राफ बना हुआ है हमारा वाटर के लिए, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप बताओ कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट इस ग्राफ के बारे में सही है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, when water is cooled to 4 डिग्री सेल्सियस it contract का मतलब सिकुड़ना, और कोई चीज जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। हम क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये वाटर है हमारा 12 डिग्री सेल्सियस पे, कह रहा है जब वाटर को हम कूल कर रहे हैं कितने टेम्परेचर पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। चलिए भाई 4 डिग्री सेल्सियस पे हम बात कर ले रहे हैं, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे हमारे वाटर का जो वॉल्यूम है, देखो ये पहले तो यहां था हमारा 12 पे, है ना, और 4 पे हमारा वॉल्यूम कहां चला गया, यहां आ गया। वॉल्यूम कम हो रहा है, और वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है। कंडेंस नहीं, कंडेंस तो हम कर ही रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो भाई हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर फ्रीजेस। भाई 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज हो जाएगा और बर्फ में बदल जाएगा, ये भी सही कह रहा है। ठीक है भाई, चलिए द वॉल्यूम ऑफ आइस इज मोर देन दैट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो भी कमाल की बात क्या कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, देखो इधर क्या कह रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे वाटर का जो वॉल्यूम है उससे कहीं ज्यादा वॉल्यूम हमारे आइस का है। ठीक है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे वाटर का जो वॉल्यूम है उससे कहीं ज्यादा वॉल्यूम हमारे किसका है, आइस का है। ये वाला स्टेटमेंट भी सही कह रहा है अगर आप इस ग्राफ को मिलाएंगे, यानी ये चारों के चारों स्टेटमेंट हमारे सही है। इस क्वेश्चन से एक और नई चीज मेरे दिमाग में आ गई, उसको भी बता दे रहा हूं आपको मैं। वाटर के जो फ्रीजिंग होता है ना, ठीक है, ये ना बड़ा स्पेशल होता है। अदर लिक्विड के कंपैरिजन में वाटर की फ्रीजिंग थोड़ी सी अलग होती है। इसे हम कहते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर इकलौता ऐसा लिक्विड है जो फ्रीज होने पे एक्सपैंड करता है, यानी फैलता है। कोई भी चीज लिक्विड में है, उसको ठंडा करोगे तो वो कम होगा, सॉलिड में आएगा। तो वाटर को ठंडा करोगे तो वो फैल जाएगा। कभी देखा होगा आपने, बॉटल में हम पानी भर दें और इतना खाली रखो बॉटल से पानी, उसे फ्रीजर में डाल दो, ढक्कन नहीं बंद करना, देखो वो ऊपर तक आ जाता है ना जब बर्फ बनता है, तो वो स्टैंड कर रहा है, तभी तो हो रहा है ना भाई ऐसा। ठीक है, तो सुनिए, जब वाटर किसी भी टेम्परेचर से, जब वो लिक्विड स्टेट में है, 4 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, तो पहले वाटर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। 4 तक तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसके बाद जब 4 से भी कम टेम्परेचर होना स्टार्ट होता है तो फिर वो क्या करने लगते हैं, एक्सपैंड करने लगते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हमारा वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है 4 तक। 4 के बाद जब और टेम्परेचर हमारा 4 से कम होने लगा तो वॉल्यूम हमारा वापस से क्या होने लगा, बढ़ने लगा। बात समझ में आ गई क्या, कोई कंफ्यूजन किसी को। ठीक है, एक टेम्परेचर होता है जिसे हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। ये टेम्परेचर होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। ट्रिपल पॉइंट क्यों कहते हैं इसे, ये इकलौता ऐसा टेम्परेचर है जब वाटर आपको अपने तीनों स्टेट में मिलेगा। यहां 0 डिग्री सेल्सियस पे वो सॉलिड स्टेट में भी मिलेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बनता है हमारा तो सॉलिड में मिलेगा। अच्छा, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट भी 0 है तो लिक्विड में भी मिलेगा। और कभी फ्रीजर से बर्फ निकाला तो उसमें से वेपर्स निकलते हुए देखे तो गैसेस स्टेट में भी मिल रहा है हमें, तो है ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस एक टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे आपको वाटर तीनों स्टेट में मिलेगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसे हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। बात समझ में आ गई, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आ रहा है हमारा फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, इसे ही हम फ्यूजन कह रहे हैं। ठीक है, मैटर के स्टेट में बदलाव होना, जो चेंज हो रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, फ्यूजन कह रहे हैं। लेकिन फ्यूजन में ना 2 तरीके के यहाँ पे फ्यूजन की बात की गई है। फ्यूजन में ना एक बड़ा ही
स्पेशल चीज आपको मिलेगा, लैटेंट हीट करके मिलेगा। ठीक है, फ्यूजन हमने क्या कहा, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, फ्यूजन में दो, एक हो गया फ्यूजन और दूसरा होता है वेपराइजेशन। फ्यूजन जनरली हम लोग यूज करते हैं जब सॉलिड लिक्विड में बदलता है, तो उसके लिए हम जनरली फ्यूजन कह देते हैं। और जब लिक्विड से गैस में बदलता है तो उसे हम जनरली वेपराइजेशन कह देते हैं। अगर किसी ने फ्यूजन बोला तो आप ये भी कह सकते हैं चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, मेल्टिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो फ्यूजन है इसमें एक नया पॉइंट हमें मिला है, लैटेंट हीट। ये जान लेते हैं क्या होता है हमारा लैटेंट हीट। पता है किसी को लैटेंट हीट क्या होता है, क्या करता है ये? मतलब थोड़ा सा और कुछ बता सकते हैं? ये तो ऐसे हो गया ना, डेफिनेशन पढ़ लिया उसको बता दिया। लैटेंट हीट, देखो यहाँ पे फेरा है, यहाँ पे लैटेंट हीट के बारे में देखो लिखा हुआ है, क्या लिख रहा है, द हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट कॉजिंग एनी, अच्छा ये यहाँ पे देखिए गलत है, ये राइज होगा, विदाउट कॉजिंग एनी rise in the temperature of the substance is called latent heat। क्या कह रहा है कि हमने किसी चीज को गर्म किया, हीट दिया, उसने हीट भी ले लिया, उसका टेम्परेचर भी नहीं बदला, लेकिन स्टेट बदल गया भाई, वो सॉलिड से लिक्विड में हो गया लेकिन टेम्परेचर नहीं बदला। या फिर हीट दिया, वो लिक्विड से गैस में बदल गया लेकिन टेम्परेचर नहीं बदला। ऐसा पॉसिबल है क्या? किसी चीज को हीट दें और टेम्परेचर नहीं बदले, ऐसा पॉसिबल है क्या? है भाई, नहीं होता तो यहां हम लैटिन हीट क्यों पढ़ रहे हो? दोनों पढ़ेंगे हम लोग, दो केसेस पढ़ेंगे और उन दोनों केसेस में आपको मैं बताऊंगा, आप खुद मानेंगे कि हाँ सर बिल्कुल ऐसा हो रहा है। पहला केस हम पढ़ेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के, यानी कि हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। मैं फिर से कह रहा हूं, टेम्परेचर नहीं बदलेगा लेकिन सॉलिड लिक्विड में बदल जाएगा। एक छोटा सा तुम्हें मैं एक्टिविटी बताता हूं, आप चाहो तो घर पे जाके कर लेना। ठीक है, एक कंटेनर लीजिए, एक कंटेनर लीजिए और उस कंटेनर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, दो पार्ट्स में हमने क्या कर दिया, कंटेनर को डिवाइड कर दिया। इधर डाल दिया हमने एक थर्मामीटर, इधर भी डाल दिया हमने एक थर्मामीटर। इस वाले हिस्से में हमने छोटे छोटे आइस क्यूब्स डाल दिए। आइस कितने डिग्री पे सॉलिड में होगा भाई, क्या टेम्परेचर होगा अभी आइस का? 0। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट आइस का क्या होता है, मतलब वो 0 पे लिक्विड में भी हो जाएगा चेंज। तो हमने क्या किया, इधर आइस क्यूब्स डाल दिया, इधर कुछ नहीं डाला, ये स्लोप बना रखा है हमने। तो आइस मेल्ट होगा, मेल्ट होके वाटर में बदलेगा, वो वाटर इधर आएगा। जैसे ही वो वाटर इधर आके इस थर्मोमीटर के कांटेक्ट में आएगा, अगर आप इसकी रीडिंग लेंगे तो इसकी भी रीडिंग आपको 0 डिग्री सेल्सियस ही मिलेगी। पहले आइस हीट एटमॉस्फेयर से लेगा, लिक्विड में बदलेगा, लेकिन टेम्परेचर नहीं बदलेगा। फिर बाद में टेम्परेचर एटमॉस्फेयर से हीट लेते 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 धीरे धीरे अपना टेम्परेचर बढ़ाता जाएगा। लेकिन शुरुआत में जैसे ही वो सॉलिड से लिक्विड में बदला था, उस समय भी उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही था। तभी तो हम कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट 0 है। तो इसमें क्या हुआ, हीट तो लिया गया, हीट तो एब्जॉर्ब हुआ, लेकिन टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है, इसके लिए वैल्यू की भी बात करेंगे हम। वाटर के केस में ना कभी कभी ये वैल्यू पूछ ली जाती है, तो इधर देख लो, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में यहाँ पे एक और चीज मेंशन की गई है, वैल्यू की बात की गई है। कह रहा है द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड इन द क्वांटिटी ऑफ हीट जूल्स, मतलब कितनी जूल एनर्जी की हमें जरूरत होगी 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए। वाटर के केस में स्पेशली बात कर रहा है 3.3 इंटू 10⁵ जूल, या किलो जूल में उसको बदलेंगे तो आप 1000 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इतनी एनर्जी हमें जरूरत होगी सॉलिड को, 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए बिना टेम्परेचर चेंज किए। ठीक, फिर आ रहा है हमारा लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसकी मदद से आपको आसानी से समझ में आएगा कि कैसे टेम्परेचर जो है नहीं बढ़ रहा है लेकिन हीट जा रहा है। एक कंटेनर लेते हैं और उसमें पानी भर लेते हैं, ठीक है, और उस कंटेनर में थर्मामीटर डाल देते हैं, उसको हम लोग रख देते हैं और नीचे से गैस जला देते हैं। धीरे 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 क्या करते हैं, उस वाटर को गर्म करते हैं।
ऑब्जर्व करते रहते हैं, हम क्या देखते हैं कि वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगा, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 97, 98 जाता है और गैस बंद कर देते हैं, तो वाटर वापस से ठंडा हो जाएगा। फिर करते हैं 60, 70, 80, 90, 95, 98, 99, 100 चला गया, गैस नहीं बंद कर दी। 100 के बाद भी हम क्या कर रहे हैं, उसे हीट दे रहे हैं। अच्छा, 100 जाने से पहले पिछली बार बंद कर दिया था, हीट नहीं दिया था, तो वो वापस ठंडा हो गया। 100 गया तो, लेकिन वापस ठंडा हो गया। इस बार 100 के बाद भी हीट दे रहे हैं, 100 के बाद भी तो हीट दे रहे हैं। अब क्या टेम्परेचर 100 बन जा रहा है क्या? वाटर का टेम्परेचर 100 बन जा रहा है क्या? 102 जा रहा है क्या? तो 100 के बाद आप जो उसे हीट दे रहे हो, वो वाला हीट उसका टेम्परेचर तो नहीं चेंज कर पा रहा है, टेम्परेचर तो 100 ही है, लेकिन वो लिक्विड से वेपर में बदला कि नहीं बदला? अगर हम हीट नहीं देते तो क्या वो लिक्विड से वेपर में बदलता, वापस ठंडा हो जाता ना। तो 100 के बाद वाला आपने जो हीट उसे दिया, दैट इज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि उस हीट ने टेम्परेचर नहीं चेंज किया, लेकिन लिक्विड से उसे वेपर में बदल दिया। हम ऐसा कहते हैं कि बॉइलिंग वाटर से हमें कम जलन होती है, लेकिन वेपर से अगर आप जल जाओ तो आपको ज्यादा जलन होगी। क्यों? क्योंकि उस वेपर के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस वाला तो हीट है ही, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा हीट उसने लिया था, लैटेंट हीट, वो भी उसके पास है, तो वो ज्यादा जलन देता है, ठीक है, एज कंपेयर टू दैट बॉइलिंग वाटर। बात समझ में आ गई? तो latent heat, the amount of heat energy which is required to change the state of matter without changing temperature is called latent heat. वेपराइजेशन के लिए भी latent heat की यहाँ पे वैल्यू दी गई है, वाटर के 22.5 into 10 to the power 5 जूल पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम ऑफ वाटर को वेपर में बदलने के लिए हमें इतने हीट एनर्जी, इतनी एनर्जी की, इतनी जूल एनर्जी की जरूरत होगी, बिना टेम्परेचर चेंज किए उसको वेपर में बदलने की। क्वेश्चन एक देख लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है व्हाई द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस डज नॉट राइज इवन दो हीट इज बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूअसली। कह रहा है कि हम आइस को हीट दे रहे हैं लेकिन उसका टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है, जीरो ही है। क्यों? क्यों? लैटेंट हीट है ना भी, वो हिडन हीट है, वो टेम्परेचर, वो हीट वो क्या कर रहा है, अपना स्टेट बदलने के लिए यूज कर जा रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा है। तो क्या हो गया इसका, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से। Ice at 0 degree Celsius is more effective in cooling than at water at 0 degree Celsius. कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास वाटर भी है, 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास आइस भी है, ज्यादा कूलिंग आइस करता है, वाटर नहीं। क्यों? क्योंकि आइस के पास एक्स्ट्रा जो है वो कूलनेस है। भाई 0 पे तो लिक्विड में था, उसके बाद लैटेंट हीट भी उसको मिला, तब ना जाके वो सॉलिड में बना, तो एक्स्ट्रा उसने कोल्डनेस ले रखी है ना, तो वो और ज्यादा कूलिंग इफेक्ट करेगा एज कंपेयर टू योर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर डज नॉट राइज इवन दो हीट इज बीइंग गिवन कंटिन्यूअसली। अभी जो बताया कि वाटर का टेम्परेचर क्यों नहीं राइज कर रहा है, क्योंकि बाकी जो है वो लैटेंट हीट है ऑफ वेपराइजेशन है, जो उसके स्टेट को बदलने में चेंज हो रहा है, ना कि उसके टेम्परेचर को। Why steam is better than the boiling water for heating purpose? स्टीम ज्यादा बेटर है हीटिंग के लिए, क्योंकि उसके पास वो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के लिए जो हीट दिया था वो वाली एनर्जी तो है ही, उसके बाद लैटेंट हीट भी है, उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, तो वो और ज्यादा हीटिंग इफेक्ट कर सकती है। जो चीज अभी यहाँ पे मेंशन की गई उसी को यहाँ पे देखिएगा बोल्ड में लिखा गया है। फिर एक प्रोसेस कह रहा है सब्लिमेशन, ये थोड़ा सा अलग स्टेट ऑफ मैटर का चेंज है। सब्लिमेशन कह रहा है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए बिना लिक्विड स्टेट पास किए। प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट्स डायरेक्टली इनटू इट्स गैसियस फॉर्म इज नोन एज सब्लिमेशन। कहीं कहीं इसको वाइस वर्सा भी लिखा होता है, यानी गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो तो भी कहते हैं, लेकिन उसको एग्जैक्टली हम डिपोजिशन कहते हैं। डिपोजिशन, द कन्वर्जन ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड इज कॉल्ड डिपोजिशन। कभी देखा है वो दिया जला देते हैं जो हम लोग, तो वो गैस जाके टकराते टकराते उधर सॉलिड पाउडर फॉर्म में मिलता है ना ऊपर कहीं, जहां से वो बार बार टकरा रहा है, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो हम यहाँ पे जब सब्लिमेशन की बात करेंगे तो इतना ही कहेंगे, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू इट्स गैसियस फॉर्म विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जैसे कैम्फर, नैप्थलीन बॉल्स। नैप्थलीन बॉल्स आप सबने देखी होगी, वो जो विंटर या समर के कपड़े जब हम पैक करते हैं तो उसमें छोटे छोटे बॉल्स डाल देते है ना,
बड़ा ही खतरनाक स्मेल होता है उनका, जिससे कीड़े दूर रहते हैं। फिर 6 महीने बाद जब उसे वापस ओपन करेंगे तो वो बॉल्स गायब रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका सब्लिमेशन हो गया, वो सब्लिमेट हो जाती है, सीधे गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। और सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है हमारे सब्लिमेशन का ड्राई आइस। ठीक है, सब्लिमेशन का हमारा सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है एग्जैक्टली किस चीज से बना होता है? CO2, सॉलिड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम फ्रीज करके सॉलिड स्टेट में चेंज करते हैं उसे हम कहते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस मतलब सूखा बर्फ। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा हमने कहा ये सब्लिमेट है, सब्लिमेशन करता है लेकिन उन्हें बदलता ही नहीं। यानी ड्राई आइस को कपड़े में लपेट के अगर रख दोगे तो कपड़ा भीगेगा नहीं, वो सॉलिड से सीधे गैस में बदल जा रहा है, तो कपड़ा कैसे भीगेगा? कपड़ा तो लिक्विड से भीगेगा ना। इसको हम लोग यूज भी करते हैं कहीं स्टेज वगैरह में, जो परफॉर्मेंस होता है, जो स्मोक देखते हो ना फॉग की तरह, वो ड्राई आइस होता है। एक मशीन की तरह होती है, उसमें हम डालते हैं, हल्का सा टेम्परेचर इंक्रीज करके फटाक से वो जो है गैस स्टेट में बदलेगा, उसका गैस एकदम स्मोक की तरह व्हाइट कलर का होता है। वो जो सीआईडी में देखते हैं ना, वो टेस्ट ट्यूब में से ऐसे निकलता रहता है, वो कुछ नहीं है। पानी लीजिए, उसमें छोटा सा टुकड़ा ड्राई आइस का डाल दीजिए, बिल्कुल वैसे ही दिखेगा आपको। तो ये भी क्या हो रहा है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस स्टेट में हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे? सब्लिमेशन कहेंगे। एक क्वेश्चन है, ABCD कुछ प्रोसेस है हमारे जिनका हमें नाम बताना है। पहला कह रहा है सॉलिड टू लिक्विड। भाई सॉलिड टू लिक्विड कोई चीज चेंज हो रही है, क्या कहेंगे इसको? कौन सा प्रोसेस होगा? मेल्टिंग होगा। ठीक है। बी कह रहा है लिक्विड टू गैस, वेपराइजेशन या फिर बॉइलिंग हो जाएगा। ठीक है। सी कह रहा है गैस टू लिक्विड, कंडेंसेशन या फिर लिक्विफिकेशन। लिक्विड टू सॉलिड, फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। ठीक है। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। कह रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं, अगर हम उसे लिक्विड में बदलना चाहते हैं तो हम कौन सा प्रोसेस यूज कर सकते हैं? लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने गैसेस को हम कैसे कर सकते हैं। टेम्परेचर लो करिए, प्रेशर हाई करिए, आप क्या कर सकते हो? उसको लिक्विफाई कर सकते हैं, लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। कोई भी सब्सटेंस का जब स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर उसका कांस्टेंट क्यों हो रहता है? लैटेंट हीट की वजह से। लैटेंट हीट एक, और या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्योर सब्सटेंस का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट ही होता है, फिक्स ही होता है, तो वो बदल तो सकता नहीं है जब तक हम उसमें कोई भी इंप्योरिटी ना मिलाए। वाई सॉलिड CO2 इज नोन एज ड्राई आइस, क्योंकि ये ड्राई ही होता है, ये लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं होता, ये किसी चीज को वेट नहीं कर सकता, भिगा नहीं सकता, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं? इसे ड्राई आइस कह रहे हैं। ये एक तरीके का सब्लिमेट है। नैप्थलीन बॉल्स क्यों डिसअपियर हो जाती हैं? सब्लिमेशन की वजह से जो नैप्थलीन बॉल्स है वो डिसअपियर हो जाती हैं। व्हाई ड्राई आइस इज मोर इफेक्टिव फॉर कूलिंग पर्पस देन ऑर्डिनरी आइस। कह रहा ड्राई आइस जो है वो ऑर्डिनरी आइस, जो नॉर्मल हम वाटर वाला आइस यूज करते हैं, उससे ज्यादा कूलिंग ड्राई आइस करेगा। ऐसा क्यों? तो वाटर में नहीं चेंज होने से कूलिंग का क्या लेना देना? ड्राई आइस जो बनता है ना, वो नेगेटिव टेम्परेचर पे आता है। CO2 को 0 डिग्री सेल्सियस पे हम थोड़ी सॉलिड में बदल सकते हैं, उसको माइनस में हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा, -50, -80, -100, तब जाके वो सॉलिड में बदलेगा ना। तो उसके पास तो और ज्यादा कोल्डनेस है। इस आइस को तो सिर्फ 0 पे ही हमने बदल दिया ना, लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में। CO2 को 0 पे आप गैसेस से सॉलिड में थोड़ी बदल सकते हैं, उसको -80 जाना पड़ेगा, -100 जाना पड़ेगा। ऑक्सीजन के लिए -200 जाना पड़ता है, तब वो लिक्विड बदलता है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा कूलिंग करने की वजह से उसके पास कूलिंग इफेक्ट हमारा ज्यादा। ठीक है। कोई कंफ्यूजन किसी को? तो आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करेंगे। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इवापोरेशन। घर से थोड़ा सा रिवाइज करके आएंगे आप लोग जितना कुछ पढ़ाया है, कि आगे हमारे क्वेश्चंस में काम। ठीक। थैंक यू क्लास।